हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो है हिस्ट्री को कंप्लीट देख रहे हैं। तो अभी हमारा प्राचीन काल चल रहा है, फिर हम मध्यकाल और फिर आधुनिक काल देखेंगे। इस प्रकार से पूरा इतिहास आपका बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ पे करवाया जा रहा है। 6 to 12 के जितने भी कंटेंट आपके एक चैप्टर में दिए गए हैं वो सब आपको बहुत ही अच्छे से एक साथ कंसाइज वे में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, कल हमने जो है पूरा पाषाण काल को बहुत अच्छे से समझ लिया था, पूरा डिटेल में समझ लिया था। आज हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, जिसको हम शिकार या पशुपालन युग भी कहते हैं। तो इसका समय याद रखिए, 9000 से 4000 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। और पूरा पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण काल आता है। इसे उत्तरीय प्रस्तर का काल, उत्तर पाषाण युग या मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, जो इंग्लिश में है मेसोलिथिक एज कहा जाता है। यह काल नवपाषाण काल से पहले का है। ठीक है, मतलब 3 काल आपने कल जाना था। तीनों के बारे में कल आपने जो है इम्पॉर्टेंट बातें जानी थी और उसको आज हम डिटेल में देख रहे हैं। तो कल हमने देखा था पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है और नवपाषाण काल होता है। तो पूरा पाषाण में क्या आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आग की खोज उस समय पे हुई थी सबसे पहले, और इसके बाद खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य किया गया था। अब इसके बाद जो है लोग क्या करने लगे, पशुपालन का युग यहाँ पे सामने आ गया। शिकार करते थे और पशुपालन का मेन रूप से मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलता है। और इसके बाद नवकाल में क्या होगा, नवपाषाण काल में आपका हो जाएगा जहाँ पे कृषि आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जितनी चीज़ें करा रही हूँ अगर आप इसको कंटिन्यूअसली करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही लेके चल रहे हैं ताकि आपका बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण युग के पश्चात आपको पता है यहाँ पे क्या क्या नाम कहा जाता है। उत्तरीय प्रस्तर काल कहा जाता है, उत्तर पाषाण युग कहा जाता है, या फिर मेसोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुई। क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हुई, हिमवर्ती क्षेत्रों का बर्फ पिघलने लगा और समुद्र का स्तर बढ़ा। तो कैसे बढ़ा? तो जब वहाँ पे आग की खोज हुई, आग का प्रयोग होने लगा, धीरे धीरे लोग जो है धरती पर आने लगे। पहले वृक्ष पे ही रहा करते थे, तो धीरे धीरे धरती पर आने लगे। तो इस प्रकार से देखा कि कैसे कैसे जो है चीज़ें बदल रही थी और तापमान में वृद्धि हुई मध्य पाषाण काल में, और बर्फ पिघलने लगा और समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ वनस्पति जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और विशाल क्षेत्रों में जंगलों का अस्तित्व सामने आया। मानव के लिए नए क्षेत्र की ओर बढ़ने की एक संभावना विकसित हुई और अब उनके लिए आगे बढ़ना संभव हो पाया। तो मध्य भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइड ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र की खोज किए थे। और भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखिएगा। मानव अस्थि पंजर का सर्वप्रथम जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। प्रमुख औजार तीर थे, बर्छे, भाले, चाकू, फलक, खुरचन आदि थे। तिकोने, आयताकार, चंद्राकार और त्रिभुजाकार इस प्रकार के शेप में पाए जाते थे। क्लियर है? बहुत ही आसानी से आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, डिटेल से समझ में आएगा। और इतनी डिटेलिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, पर ये समझ के चलिए अगर आप इसके पूरे नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है आप इसका कर सकते हैं और तैयारी। और यहाँ पे पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्त्रों का संग्रह करके पेट भरते थे। मानव ने शिकार के लिए कुत्ते का प्रयोग किया। इस तरह मानव पहला पालतू पशुओं में सर्वप्रथम कुत्ता था। तो ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। ये सर्वप्रथम
पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। और ये कुत्ता कब पालतू पशु के रूप में कब इसको अपनाया गया, तो मध्य पाषाण काल में। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो आपको बता चुकी हूँ कई बार कि पशुपालक के रूप में विकसित हुआ था मध्य पाषाण काल में, इसीलिए कुत्ता भी आपका उसी के समय में आएगा। मध्य पाषाण कालीन मानव पक्षी व मछली पकड़कर शहद जमा करना और जंगली कंदमूल फल का संग्रह करना और उससे अपने पेट भरण करते थे। अब क्या साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल का, उसको हम देख लेते हैं। ज़्यादा बहुत इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से था। अब देखते, गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से? लंगनाज, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। मध्य पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नवासा महाराष्ट्र नामक स्थान से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। मध्य पाषाणीय स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी है। इनमें से राजस्थान के बागोर में अच्छी खुदाई हुई है। बागोर जो है राजस्थान का मध्य पाषाणीय स्थल, यहाँ से भी आपके प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सोर्स बताया जा रहा है, किन किन सोर्स में आपको क्या चीज़ें देखने को मिली। मध्य पाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हड्डी सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र जो है से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पे पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नहार राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो जो डॉक्टर जयनारायण पांडे हैं, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करेंगे। और जहाँ पे इन तीनों स्थलों के बारे में जिक्र किया गया है, जहाँ पे हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए गए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान थे और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार से कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है आपको ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो ध्यान से आपको समझना है कि आपके मध्य पाषाण काल में कहाँ कहाँ से क्या सोर्सेज रहे। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें जो थी वो आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली और अंडाकार होती थी। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। मतलब कुछ चीज़ें ही वहाँ पे अभी भी सुरक्षित रह पाई हैं, वरना अधिकांश चीज़ें जो है वो आपकी नष्ट हो चुकी हैं। अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है पशुपालन के साक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कीजिए, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रय की चित्रकारी प्राप्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं।
मध्य पाषाण कालीन महादाह जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या मिला है, हड्डी एवं सींग से निर्मित जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर कर्नाटक के इस युग की कई गुफाएं भी मिली हैं। मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार मानव कंकालों को विधिवत दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसको ज़रूर आप नोट करेंगे। देखिए, जब आपको सारी चीज़ें करवाऊंगी, एक महेश बनवाल की बुक आती है, उसका आप अगर वन लाइनर करेंगे ना ये पूरा थ्योरी करने के बाद, तो चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका रहेगा, तो वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जिसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में है और ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है फैक्ट्स को गेन करना है, उसको याद करना है, रिवीजन करना है, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, है ना। तो वन लाइनर जो है वो भी ज़रूर करेंगे। जिनके पास महेश वर्णवाल की बुक है वो कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है मैं करवाऊंगी तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये तो मैं बोलना ही भूल गई आपको कि जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और एक भी क्लास आपको पेंडिंग नहीं करनी है, पूरा हिस्ट्री आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले थ्योरी करना है। इसके बाद मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करवा दूंगी, और उसके बाद आपको कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये हम पहले हमारा टारगेट है इसको ख़त्म करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छे से। इसके बाद जो हम जनरल साइंस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इस युग के महत्वपूर्ण उपलब्ध खेती करना, उपलब्धि क्या रही है, तो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है खेती, सॉरी, इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्ध खेती करना, शिकार करना, पशुपालन। इस प्रकार के मध्य पाषाण काल को शिकार एवं पशुपालन युग भी कहा जाता है। खेती करना को हटा दीजिए, खेती करना यहाँ पे मतलब अभी कहीं कहीं ही देखने को मिला था। खेती करना विशेष रूप से नहीं आएगा आपका, पशुपालन आपका विशेष रूप से आएगा। मध्य पाषाण कालिक औजार और हथियार देखिए इस प्रकार से आपके बुक्स में भी दिए हैं, ये आप देख सकते हैं किस किस शेप में आपके दिए गए हैं, और इस प्रकार से सारी चीज़ें बनी है। देखिए कुछ स्थल है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चौपानी मांडो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 41 मानव समाधान व गर्त चूल्हे, तो ये कहाँ है आपका, दमदमा में, दमदमा में है। इसके बाद देखिए एक ही कब्र से त्रिमानव समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, महदहा से। और प्रथम मानव अस्थि पंजर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो नाहर राय से मिले हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सांभर झील विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो इसके थ्रू आपको बताए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कहा जा रहा है मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, जो कि पशुपालन का प्रमुख साक्ष्य है। ये आपको विशेष रूप से आदमगढ़ और बागौर, ये दो जगह इम्पॉर्टेंट है, यहीं से देखने को मिला था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ जो यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी याद कर लीजिए। बागौर में क्या इम्पॉर्टेंट है, ये राजस्थान से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न पूछ सकता है बागौर किससे संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। मध्यपाषाण काल में भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी तट के स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल, जिसका उत्खनन BN मिश्रा द्वारा कराया गया, BN मिश्रा द्वारा कराया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद आता है लंगनाज। लंगनाज कहाँ है, गुजरात में। प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल जहाँ पे इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे यहाँ से। सराय नहर राय, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में है, और स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम व पैर पूर्व की तरफ होता था, और हत्या का प्रथम साक्ष्य जो है कंकाल के सिर पर पत्थर घुसा दिया हुआ मिला है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे
बताई गई है, इंपॉर्टेंट है। महदहा में क्या हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल जो है वो हड्डी व सिंग के उपकरण व आभूषण मिले हैं यहाँ पे। और स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी कहाँ पे मिला है, तो महदहा उत्तर प्रदेश में। तो ये छोटी छोटी जो यहाँ पे आपको विशेषताएं दी जा रही हैं जो इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि निम्न में से किस जगह पर स्त्री पुरुष को साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य से आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार की निर्माण स्थली के रूप में पहचान हुई है। आगे है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और एक स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से शैलाश्रय समूह के पत्थर के औजार मिले हैं। पशुपालन का भी प्रथम साक्ष्य जो है यहीं पे मिला है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्मू द्वीप और बोरोबी द्वीप भी यहाँ पे मिले हैं। आगे देखते हैं, तो आगे है आपका जलाहल्ली जो है वो कर्नाटक में है। रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे फलक का प्रमाण यहाँ पे मिला है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से भी मिले हैं, वो सारा आपको बता दिया गया है और इससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा इससे। टेरी का हो जाएगा, तमिलनाडु में है। प्रस्तर यानी कि पत्थर उद्योग का कच्चा माल प्राप्त हुआ है यहाँ पर पे। स्फटिक व हल्का भूरा मृग पत्थर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पुरापाषाण युग का अंत हो गया और जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे जो है पूरा आपका मध्य पाषाण काल खत्म हो गया है और जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको सभी चीज़ें करवा दी गई हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट हम यहाँ पे क्लास लेंगे और एक एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो पसंद आया है आपको अगर, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से आपको ये चीज़ें लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी चीज़ें अपने फीडबैक आप दे सकते हैं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस प्रकार से ये समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो नवपाषाण काल रहेगा। ये आपका, इसके बाद पूरा आपका पाषाण कालीन युग जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से कराऊंगी आपको, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और इस प्रकार से आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से निश्चित रूप से आपका जो सिलेक्शन है वो हर एक एग्ज़ाम में होने की चांसेस हैं, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा पढ़ना होता है। एक ऐसी जगह से आपको तैयारी करनी है जहाँ से आपको कम समय में सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। तो मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक जो है अच्छे से डिस्कस कराया जाए, ताकि किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी ना हो। तो ये जो पूरा आपका हिस्ट्री का क्लास है ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए और कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद।